हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर उपलब्ध करवाएंगे, जिससे हमने सबसे पहले टीजीटी को शुरू किया है। और टीजीटी में सबसे पहले मैं भूगोल को शुरुआत किया है। यदि आपने भूगोल के 2 प्रीवियस ईयर वीडियो गए हैं, उसको नहीं देखा तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और सोमवार से यानी कल से इतिहास की भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर से फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन पूछने का पैटर्न और तरीका पता चलता है। जैसे कि आप यदि उस तरह के क्वेश्चन पेपर को तैयार करके जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में फ़ायदा मिलता है। और भी लगभग 20 से 30% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यदि आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया है तो वहाँ से आपके क्वेश्चन या तो मिल जाते हैं या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज इसमें हम देखेंगे 2003 का टीजीटी का भूगोल का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर, टीजीटी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप जो है इसको मिस ना कर पाएँ। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, कांच गृह प्रवाह या फिर अपरोपण। तो ये भी है पर्यावरण समस्या है, ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा भी है, कांच गृह प्रवाह भी है। लेकिन यदि आप वन अपरोपण करते हैं तो वो जो है पर्यावरण की एक समस्या नहीं है। देख लेते हैं इसके एडिशनल कुछ पॉइंट। ओजोन परत के क्षरण से अल्ट्रावायलेट किरणों से चर्म रोग होता है, यानी कि स्किन प्रॉब्लम होती है। और ओजोन परत का मुख्य कारण क्या है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड मोटर वाहनों से निकलता है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन जा रहा है कि मोटर वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो जल के साथ संयोग करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है तथा बरसात के साथ भूमि पर गिरता है। अब बात करते हैं कांच गृह प्रभाव का तात्पर्य क्या आता है। इससे बेसिकली क्या है, यह ग्लोबल वार्मिंग से है। इसके लिए CO2 और CH4 यानी कि मेथन जिम्मेदार है, जबकि वन अपरोपण कोई समस्या नहीं है। इस तरह से आपने इसको देखा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरमट्टन सऊदी अरब, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिकफील्डर्स ऑस्ट्रेलिया या फिर फान स्विट्जरलैंड। तो पहला ही गलत है, पहला वाला ही। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये जो है वहाँ पर चलने वाली स्थानीय पवन है। ब्रिकफील्डर्स ऑस्ट्रेलिया में है, फान स्विट्जरलैंड में है। लेकिन हरमट्टन कहाँ पे? हरमट्टन एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। यह अपने उद्गम स्थल यानी कि सहारा मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होती है, किंतु गिनी तट पर पहुंचने पर इससे वहाँ की नम जलवायु में राहत मिलती है। अतः इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। कभी पूछ ले कि डॉक्टर पवन या डॉक्टर हवा किसे कहते हैं, तो हरमट्टन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, जननांकी विभव, जनसंख्या विभव या फिर प्रजननता संक्रमण। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है जननांकी विभव। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को जननांकी संक्रांति कहते हैं। इसे संक्रांति का आरंभ, मध्य और अंत होता है। संक्रांति का आरंभ, मध्य और अंत होता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च तथा वृद्धि दर निम्न होती है। और दूसरी अवस्था में क्या होता है? इसमें जो मृत्यु दर होती है वो तेज होती है, जबकि जन्म दर उच्च होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है कायिक घनत्व, आंकिक घनत्व, आर्थिक घनत्व या फिर कृषि घनत्व। तो इसको बोलते हैं कायिक घनत्व। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह मज़ा आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः हैं भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया, या फिर तीसरा है भारत में अर्जेंटीना, और चौथा है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 2003 का क्वेश्चन है। और उस टाइम जो इसका करेक्ट आंसर था वो क्या था? 2003 की बात हो रही है। उस टाइम चीन था और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि चीन और USA था। इस तरह से अब आने वाले एग्जाम में क्या होता है कि इस समय पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन से हैं, आपको बताना है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये एक करंट का क्वेश्चन है जो कि भूगोल से रिलेट करता है। उस समय का जो आंसर था वो था चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा ऑप्शन करेक्ट था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः कौन से हैं? चीन एवं थाईलैंड, चीन एवं भारत,
भारत इंडोनेशिया यानी कि इंडोनेशिया, भारत एवं थाईलैंड। ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन था, 2003 का ही था। उस समय चीन एवं भारत था। और आपको इस बार बताना है कि इसमें भी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इस समय कौन सा देश है जो बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हिंट मिल रहे हैं कि भूगोल के उत्पादक और निर्यातक में कौन से देश हैं। ये को गेहूँ में बताना है और चावल में। तो दोनों का आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कहवा ब्राज़ील, कपास मिस्र, चाय श्रीलंका, रबर मलेशिया। तो वर्तमान में यानी कि उस टाइम कपास के प्रमुख उत्पादक क्रमशः चीन, अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ, रूस, भारत हैं। जबकि इसमें लगता है इसने निर्यातक पूछा है, क्योंकि चाय उत्पादन में चीन एवं रबर में थाईलैंड सबसे बड़े उत्पादक हैं। क्या है? चाय उत्पादन में चीन एवं रबर में थाईलैंड सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो इस तरह से करेक्ट सभी हैं, केवल किसको छोड़ करके? मिस्र को छोड़ करके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। मैग्नीज गैबन, तांबा वेनेजुएला, टीन मलेशिया या फिर बॉक्साइट सूरीनाम। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? वेनेजुएला पेट्रोलियम उत्पादक देश है। तांबा चिली में सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो वेनेजुएला क्या है? पेट्रोलियम उत्पादक है, न कि तांबा। पेट्रोलियम उत्पादक है, जी पेट्रोलियम उत्पादक है। और तांबा चिली में सर्वाधिक होता है। तांबा कहाँ पे? चिली में। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश का नाम बताइए। तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या फिर भारतवर्ष। सबसे ज़्यादा लुगदी उत्पादन कौन करता है? यह करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दैट मीन्स यूएसए। पहला ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? पर्यावरण सहायक, प्रकीर्ण वितरण, नव्यकरणीय या फिर चिरस्थायी। तो कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? ये दूसरा है, प्रकीर्ण वितरण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए पर्यावरण सहायक, नव्यकरणीय एवं चिरस्थायी लाभदायक होता है, किंतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हर जगह समान रूप से सुलभ होते हैं। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय प्रमाणिक समय यानी कि भारत का प्रमाणिक समय कहाँ से लिया जाता है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत का जो प्रमाणिक या फिर मानक समय लिया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन में, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय यानी कि 82 डिग्री 27 मिनट पूर्व अक्षांश गोपीगंज से होकर जाता है, भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व। लेकिन ये गोपीगंज नहीं, ये वर्तमान में कहाँ पे? मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये सॉरी इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है इन राज्यों को। तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों को सिंचाई सुविधा और जल विद्युत प्रदान करती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो किसको प्रदान करती है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर स्थापित है, जिससे कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो भारत में कोयले के सर्वाधिक सुरक्षित भंडार उस समय तमिलनाडु में थे, जो कि लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं।